दोस्तों, जैसे ही किसी स्टेट की सरकार गिरती है तुरंत लोगों की निगाहें राज्यपाल या गवर्नर को ढूंढने लग जाती है। समय का फेर देखिए, राज्यपाल जैसे सम्मानीय पद पर भी अब उंगलियां उठने लगी हैं और पक्षपाती होने के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में लोग गवर्नर की पावर को लेकर तरह तरह की बातें करने लग जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक राज्यपाल की सभी संवैधानिक शक्तियों के बारे में, जिसमें विधायी, कार्यकारी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियां शामिल रहेंगी। सबसे पहले जान लेते हैं कि राज्यपाल बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या आपकी योग्यता चाहिए होती है। संविधान के आर्टिकल 157 और 158 में राज्यपाल पद के लिए जो योग्यता बताई गई है उसके मुताबिक वही व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है जो भारत का नागरिक हो, 35 साल की कम से कम उम्र क्रॉस कर चुका हो, संसद या राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य ना हो और किसी भी लाभ के पद पर ना हो, पिछले कुछ समय से वो राजनीति में सक्रिय भाग उसने ना लिया हो, ऐसे कैंडिडेट जो है वो राज्यपाल बन सकता है। इसके अलावा राज्यपाल को कुछ न्यायिक सुविधाएं भी मिलती हैं, जैसे राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के संबंध में किसी भी कोर्ट के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ फौजदारी अभियोग नहीं चलाया जा सकता। कार्यकाल के दौरान राज्यपाल को बंदी बनाने के लिए कोर्ट आदेश जारी नहीं कर सकता है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर राज्यपाल के खिलाफ दीवानी अभियोग चलाया जा सकता है, लेकिन उन्हें इसकी 2 माह पहले सूचना देनी जरूरी है। दोस्तों, राज्यपाल किसी भी राज्य का वो सर्वोच्च अधिकारी होता है जिसके पास भारत के राष्ट्रपति के समान शक्तियां होती हैं। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है और इस निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती। राष्ट्रपति अपने विवेक से राज्यपाल की नियुक्ति करता है। संविधान के तहत राज्यपाल के पास कई महत्वपूर्ण शक्तियां होती हैं जिन्हें अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। एक राज्य के नेता के रूप में राज्यपाल के पास कार्यकारिणी शक्तियों के साथ साथ अन्य कई प्रकार की शक्तियां भी होती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन स्टेट गवर्नमेंट सिस्टम में गवर्नर की पोजीशन बेहद इंपॉर्टेंट होती है, जहां एक गवर्नर को कई तरह की लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल और फाइनेंशियल पावर्स के साथ साथ कुछ बेहद अहम जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। इसके अलावा गवर्नर के पास कई आपातकालीन शक्तियां भी होती हैं। आइए डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स की। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होता, लेकिन फिर भी उसके पास विधायी क्षेत्र के भीतर कई जरूरी शक्तियां होती हैं। राज्यपाल किसी भी उपयुक्त समय और स्थान पर स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी की मीटिंग बुलाने की पावर रखता है, जिसको हम सत्र की बैठक कहते हैं, और इन सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ये जो बैठक होती है ये 6 महीने के अंदर ऑर्गेनाइज हो जानी चाहिए। इसके अलावा राज्यपाल संपूर्ण विधानमंडल या केवल एक सदन के सत्र को समाप्त कर सकता है और विधानसभा को भंग कर सकता है। प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में और प्रत्येक आम चुनाव के बाद राज्यपाल राज्य विधानमंडल के एक या दोनों सदनों को संबोधित कर सकते हैं। विधानमंडल द्वारा पारित किए गए विधेयकों को कानून बनने के लिए राज्यपाल की सहमति की आवश्यकता होती है। राज्यपाल किसी भी विधेयक, जिसमें धन विधेयक को छोड़ के किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, और यदि विधानमंडल इसे दोबारा पारित करता है तो उन्हें सहमति देनी ही होती है। इसके अलावा संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण या उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करने से संबंधित कुछ ऐसे मामले, स्टेट हाईकोर्ट जो होती है उसकी शक्तियों को कम करने से संबंधित जो मामले होते हैं, ऐसे मामलों से संबंधित विधेयकों को राज्यपाल राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए आरक्षित कर सकता है। राज्यपाल साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता वाले व्यक्तियों को विधान परिषद में नियुक्त कर सकते हैं। इसके अलावा कम प्रतिनिधित्व होने पर गवर्नर एंग्लो इंडिया समुदाय के सदस्यों को भी विधानसभा में नॉमिनेट कर सकते हैं। राज्यपाल चुनाव आयोग की सलाह पर किसी भी सदन के सदस्य की अयोग्यता पर निर्णय ले सकते हैं। दोस्तों, जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जो विधानमंडल के दोबारा बुलाने के 6 सप्ताह बाद तक वैध होता है। हालांकि ऐसे अध्यादेशों पर कुछ प्रतिबंधों के अधीन विधानसभा द्वारा आपत्ति दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा राज्यपाल लंबित विधेयकों या अन्य मामलों के संबंध में सदन को संदेश भेज सकता है, पूछ सकता है उनसे, और राज्यपाल राज्य विधानसभा को निलंबित भी कर सकता है और राष्ट्रपति को राज्य का प्रशासन अपने हाथ में लेने की सिफारिश भी कर सकता है। दोस्तों, अगर राज्यपाल की कार्यकारिणी शक्तियों के बारे में बात करें तो राज्यपाल की कार्यकारिणी शक्ति में राज्य सूची के अंतर्गत सूचीबद्ध सभी मामले शामिल होते हैं। समवर्ती सूची के मामलों में राज्यपाल राष्ट्रपति के साथ कंट्रोल करता है मिलके। इसके अलावा राज्यपाल मंत्रियों के बीच मामलों
पदों और विभागों के वितरण के लिए रूल रेगुलेशन बना सकते हैं, नियम निर्धारित कर सकते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री से जानकारी मांग सकते हैं और मुख्यमंत्री को अपने मंत्रालय द्वारा लिए गए सभी डिसीजन फैसलों के बारे में राज्यपाल को सूचित करना होगा। इसके अलावा राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश के आधार पर ही मंत्रिपरिषद को भी नियुक्त कर सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राज्यपाल राष्ट्रपति के परामर्श से हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा राज्यपाल डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट्स होती हैं उनके जजों की नियुक्ति भी करते हैं। यदि विधानसभा में एंग्लो इंडिया समुदाय का प्रतिनिधित्व कम है तो राज्यपाल एक सदस्य को नॉमिनेट कर सकता है वहां, और जब विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है या किसी आवश्यक उपाय को अस्वीकार कर देती है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद को भी हटा सकता है। दोस्तों, अगर राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों की बात करें तो धन विधेयक केवल राज्यपाल की सिफारिश पर ही विधानसभा में पेश किया जा सकता है। इसके अलावा विधायी अनुमोदन लंबित होने पर राज्यपाल अप्रत्याशित खर्चों के लिए आकस्मिक निधि से निकासी को अधिकृत कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अनुदान के लिए अनुरोध केवल राज्यपाल की मंजूरी के साथ ही किया जा सकता है। इसके अलावा आर्टिकल 205 के तहत राज्यपाल विधानमंडल के सप्लीमेंट्री या एडिशनल ग्रांट के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। राज्यपाल ही यह सुनिश्चित करता है कि राज्य की वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट या बजट विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, और बजटीय मामलों में संशोधन के लिए भी राज्यपाल की सहमति या सिफारिशों की आवश्यकता होती है। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों के बारे में बात करें तो आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल समाधान, राहत, मोहलत या सजा में कमी कर सकता है। इसके अलावा राज्य की हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की नियुक्ति पर राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल से परामर्श किया जाता है। अगर हम आपातकालीन शक्तियों की बात करें तो राज्यपाल के पास भारत के राष्ट्रपति के जैसी आपातकालीन शक्तियां नहीं होती हैं, लेकिन अगर उन्हें लगता है कि राज्य सरकार संविधान के आर्टिकल 356 के अनुसार काम नहीं कर रही है, कार्य नहीं कर रही है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट कर सकते हैं और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। दोस्तों, ये बात सच है कि अगर गवर्नर निष्पक्ष होकर जनहित में काम करे तो काफी शक्तियां होती हैं उनके पास, लेकिन अक्सर खेल कहां बिगड़ता है, या तो केंद्र सरकार गवर्नर की नियुक्ति ऐसे स्टेट में करती है जहां केंद्र में सरकार चलाने वाली पार्टी की सरकार नहीं होती और वहां पर गवर्नर पर आरोप लगते हैं कि वो स्टेट को काम नहीं करने दे रहा, जैसे बंगाल और दिल्ली में। इसके अलावा केंद्र में जिस पार्टी की सरकार होती है उसी पार्टी द्वारा जिन राज्यों में सरकार चलाई जा रही है तो वहां गवर्नर को बोलने नहीं दिया जाता या बोलने की वो जरूरत नहीं समझते। दोस्तों, गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के परामर्श पर। अगर केंद्र में बहुमत वाली सरकार है और आज के हालात की बात करें तो जाहिर सी बात है गवर्नर केंद्र में सरकार चलाने वाली पार्टी का ही कोई हितैषी बनेगा, जो कभी भी केंद्र सरकार के विरुद्ध जाकर काम नहीं करेगा और ना ही केंद्र में सरकार चलाने वाली पार्टी द्वारा शासित राज्यों के शासन प्रशासन में कहीं दखल अंदाजी देगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी बीजेपी शासित राज्य में कभी भी गवर्नर पर उंगली नहीं उठेगी। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के गवर्नर हर रोज सरकार के खिलाफ सुर्खियों में रहते हैं। बंगाल के गवर्नर ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले रहते हैं। कहने का मतलब है कि गवर्नर अगर निष्पक्ष होकर काम करे तो किसी भी स्टेट की ग्रोथ में मेजर रोल प्ले कर सकता है, लेकिन गंदी राजनीति ने इस पद की गरिमा को भी गर्त में पहुंचा दिया है। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।